नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आरएस टीवी विशेष। मैं हूं दीपक डोभाल। नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। वहां दर्जनों ऐसे संगठन हैं जो हिंसक रास्ते के जरिए बृहत्तर नागालैंड की यानी कि ग्रेटर नागालैंड की मांग करते आए हैं। शांति बहाली की कई कोशिशें हुई, कई बार बातचीत पटरी पर पहुंची तो कभी उससे उतर गई, लेकिन सरकार की तरफ से पहल बंद नहीं हुई। आखिरकार 3 अगस्त को नगा विद्रोहियों के सबसे बड़े संगठन NSCN इसाक मुइवा के साथ सरकार ने शांति वार्ता की। हालांकि वार्ता में क्या समझौते हुए ये अब तक गुप्त है, लेकिन इस शांति बहाली के लिए इसे एक नई उम्मीद जगी है। हालांकि चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं विशेष शांति की ओर। और 6 दशक से पुरानी नगा समस्या का आखिर समाधान एक तरफ से हो गया है। 3 अगस्त को सरकार ने नगा उग्रवादी संगठन NSCN IM के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। माना जा रहा है कि यह करार पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में अमन की बहाली में बहुत अहम साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है और साथ ही संगठन के नेता टी मुइया ने कहा कि इस समझौते से नगाओं के विशिष्ट इतिहास को एक मान्यता मिल गई है। नागालैंड के पारंपरिक परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हैं ऐतिहासिक समझौते के बाद 7 रेस कोर्स की, जहां सोमवार को उग्रवादी संगठन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ। ये समझौता 6 दशकों से चली आ रही कोशिश का नतीजा था। सरकार की ओर से वार्ताकार RN रवि और NSCN की ओर से इसाक चीसी सू और महासचिव टी मुइवा ने दस्तखत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने कहा कि ये करार पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। वो एक सुनहरा पल आया है जब हम शस्त्र को छोड़ करके कंधे से कंधा मिला करके नागालैंड का भी विकास हो और हिंदुस्तान का भी विकास हो, उस एक सपने को लेकर के नई यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही जल्द इस एकॉर्ड के अनुकूल सारी व्यवस्थाओं को हम विकसित करेंगे और एक बहुत बड़ी शक्ति NSCN की राष्ट्र के विकास का हिस्सा बनेगी। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं। घोषणा से पहले नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों और कई दलों के नेताओं से बात की और करार की जानकारी दी। उन्होंने नागालैंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की। NSCN के नेता टी मुइवा ने इसे एक दूसरे को समझने की कोशिशों का नतीजा बताया। We have come close to understand each other and have worked out a new relationship between the two parties on the basis of the uniqueness. We appreciate your wisdom, your leadership, and your vision to build an enduring relationship between the Nagas and Indians. नागालैंड के मुख्यमंत्री TR जेलियांग ने भी करार को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि समझौते से नगा समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा। उद्योग संगठन CII ने कहा कि करार से राज्य के विकास में तेजी आएगी। नागालैंड के सामाजिक संगठन भी समझौते से खुश हैं। Negotiation is going on for a long time. I think 18 years for anybody is a long time. And at last they could sign an MOU. And as for me, I'm happy and I welcome. दरअसल
पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में लंबे समय से उग्रवादी आंदोलन चल रहा है, जो कई गुटों में बटा है। इसमें NSCN सबसे बड़ा गुट है, जो 1997 से संघर्ष विराम समझौता का पालन कर रहा था। सरकार का कहना है कि समझौते से देश में मौजूद सबसे पुरानी हिंसक गतिविधि खत्म हो जाएगी। विशाल दहिया के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। नागालैंड के अलगाववादी संगठन NSCN-IM के साथ सरकार के समझौते का वैसे तो सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन समझौते का मसौदा न दिखने की वजह से सभी के मन में कुछ संशय भी बने हुए हैं। लोगों को यह लग रहा है कि सरकार को संसद में इसकी घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि नगा आंदोलन का प्रभाव न सिर्फ नागालैंड तक है, बल्कि उसका फैलाव कई दूसरे राज्यों में भी है। सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि फिलहाल जो समझौता हुआ है उसमें शांति बहाली की तरफ आगे बढ़ने के वादे किए गए हैं। हालांकि इस बात पर अभी संशय बना हुआ है कि करार में असल में कहा क्या गया है, इन मुद्दों पर काम कैसे चल रहा है और आगे जाकर किस रूप में ये सामने आएगा, ये बड़े सवाल की तरह हमारे बीच कायम है। Agreement, the peace accord signed is a principle. In principle agreed upon. So the nitty-gritties, the detail has to be worked out. And they're all like-minded people and believer of peace should come together with understanding and brotherhood. So my last question, why not the accord has been made public? No, it's under process. So once it is worked out, it will be revealed to the public. Certainly, all factions and sections of the Nagas should be taken into the confidence, and that will be the ultimate Indo-Naga political settlement. And in one time, everything may not be possible, but what is possible at the moment, accordingly, the approach should give that direction. NSCN-IM पिछले कई साल से सरकार के साथ संघर्ष विराम की हालत में है, लेकिन ये भी सच है कि नगा आंदोलन में उसके अलावा करीब 20 समूह सक्रिय हैं और वो बृहत्तर राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसमें मणिपुर और अरुणाचल के भी कुछ इलाके शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि दूसरे राज्यों की बात आते ही पूरे समझौते में नया पेंच फंस सकता है। When there's a bit but in that, there is one issue regarding the territorial areas. Say like in Arunachal Pradesh, we have the Nagas. We have in Tirap, Changlang and Longding, 3 districts. But the people of Tirap, Changlang and Longding, though they may be, some people call them Nagas, but we call them as Tangsas, Noktes, Tutchas, Wangchus, they're of that area. So it's wrong if we say that, if you say that Naga territorial area, and then on this accord, if there's anything in it, then it would be misleading for the people of Arunachal Pradesh, and the people of Arunachal Pradesh will not part with our brothers. मोटे तौर पर सब इस समझौते का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठा रहे हैं कि बाकी संगठनों को क्यों नहीं इस पहल के साथ जोड़ा जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर नेता समझौते के प्रारूप को जनता के बीच पेश करने की मांग कर रहे हैं। We are all waiting for the details of the accord. Because it has not been disclosed so far, we do not know. But whatever might be, is a good beginning. The 3 major problems of Northeast, number 1 is insurgency. It has to come to an end. Number 2 is illegal migration. It has to be stopped. And number 3 is the development. कुल मिलाकर नगा कही जाने वाली 66 जातियां मौजूद हैं, जिनमें आधे म्यांमार में हैं। एक यही वजह है कि NSCN खापलांग का अड्डा म्यांमार की सीमा के अंदर है, लेकिन सरकार से उसकी पिछले कई सालों से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन कहते हैं कि उसका प्रभाव इधर के दिनों में बढ़ा है, इसलिए सरकार का उसके बारे में क्या रुख है, ये जानना महत्वपूर्ण होगा। सवाल है कि इस समझौते में है क्या बात। अगर इस समझौते में वो रास्ता है जिससे सारे विद्रोही समूहों को एक साथ लाया जा सके, तब तो यह समझौता माना जा सकता है कि अच्छी दिशा में एक अच्छा काम है। लेकिन प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहेगा, खापलांग ग्रुप का क्या होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और भारत सरकार और नगा विद्रोही संगठन NSCN के इसाक मुइवा गुट के बीच हुए समझौते को ऐतिहासिक माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे पूर्वोत्तर, खासतौर पर नागालैंड में दशकों से चली आ रही अशांति खत्म होगी, लेकिन वास्तविकता इतनी आसान नहीं है।
और चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। देश सूरज की पहली किरण की तपिश पूर्वोत्तर से ही महसूस करता है। देश के कुछ सबसे खूबसूरत कोने पूर्वोत्तर के इन्हीं राज्यों में फैले हुए हैं और नागालैंड तो पूर्वोत्तर का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है। लेकिन आजादी के ठीक बाद से ही अलगाववाद के दौर ने नागालैंड की खूबसूरती पर एक ऐसा दाग लगाया जो आज भी बरकरार है। लेकिन अब ये दाग फीका पड़ रहा है। शांति प्रयासों के लंबे दौर के बाद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुआ यह समझौता अचानक नागालैंड को दिल्ली के बेहद करीब ले आया है। लेकिन क्या यह समझौता अपने आप में शांति के लिए काफी है? क्या नागालैंड में दशकों से जारी विद्रोह अब खत्म हो जाएगा? क्या अब कभी अलगाववाद और उग्रवाद सिर नहीं उठा पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों पर धुंध छाई हुई है। जानकार मानते हैं कि शांति की राह आसान नहीं है। मिस्टर मुइवा ने बहुत अच्छा बोला, NSCN-IM के जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ये नए रिश्ते की शुरुआत है और उन्होंने ये भी कहा कि इस नए रिश्ते की शुरुआत में उनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको और आगे कैसे क्लोज करें। चुनौती तो सिर्फ अब लोगों के हाथ में है कि वो अब देखें कि स्पेशली नागाज के हाथ में है कि देखें कि और कोई अब सिर नहीं उठाए, बाकी लोग भी जो हैं वो इस सीज फायर को माने और इसको एक बारी वंस फॉर ऑल खत्म करें। सरकार ने सोमवार को NSCN के जिस धड़े से समझौता किया उस गुट के साथ शांति वार्ता का लंबा दौर पहले ही चल चुका है। 1997 में मुइवा गुट के साथ शांति प्रक्रिया शुरू हुई। तब से ही देश विदेश में बैठकों के करीब 80 दौर भी चल चुके हैं। यहाँ तक कि कई बार ये गुट सरकार से खुद ही बातचीत की पेशकश भी कर चुका है। लेकिन असल चुनौती NSCN के खपलांग गुट से है, जिसने बीते मई में सेना के काफिले पर हमला कर ये साफ कर दिया कि इलाके में शांति बहाल करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये गुट म्यांमार से संचालित है और सरकार ने इस गुट से बातचीत में अब तक कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई है। खापलांग का जो ग्रुप है म्यांमार में है। जैसे हमारा भारत सरकार जो ऑपरेशन किया उसमें से उसका नुकसान हुआ, बहुत आदमी मर चुका उसका कैडर, लेकिन अभी भी है वो तो बड़ा बड़ा भाषण भी दे रहा है वहाँ पे, वो तो उसका तो कुछ नहीं हुआ। वो और दूर 60 किलोमीटर चला गया अंदर में जंगल में है। वो जंगल ऐसे जंगल है वहाँ पे 200 से ऊपर हमारा वहाँ पे उग्रवादी का छोटा बड़ा कैंप है। तो वही चुनौती है वहाँ पे। अभी एक गुट अभी भी बाकी है, वो भी खतरनाक है। इसके अलावा इस समझौते की कामयाबी इसकी शर्तों पर ही निर्भर है, लेकिन शर्तों का दोनों पक्षों ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। अलगाववादियों की प्रमुख मांग ग्रेटर नागालैंड की है, लेकिन इसे समझौते में जगह दी गई है या नहीं ये साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में समझौता कितना टिक पाएगा ये एक बड़ा सवाल है। नगा संगठन जिन नगा बहुल इलाकों को लेकर ग्रेटर नागालैंड के गठन की मांग करते रहे हैं, वहां के लोग अपनी 1 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में शांति बहाली की राह में टकराव उभरने की आशंका अब भी बरकरार है। और आखिर में सबसे बड़ी चुनौती आफ्सपा को लेकर होगी। सरकार ने हाल ही में 30 जून से पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर आफ्सपा जारी रखने का फैसला किया। जाहिर है शांति के लिए सरकार को भी आफ्सपा हटाने पर दोबारा विचार करना होगा, लेकिन सेना पर हुए ताजा हमले के बाद ऐसा करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अनु दीवान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नगा विद्रोहियों से अब तक हुई बातचीत और शांति की कौन कौन सी पहल हुई है इस बारे में। बीते 3.5 दशक से NSCN के दोनों गुटों का देश के पूर्वोत्तर राज्यों में दखल रहा है। नगा संघर्ष और NSCN के अतीत को तलाशें तो ताजा समझौते से बड़ी उम्मीदें बनती हैं। हालांकि आज भी खपलांग की अगुवाई वाले गुट के साथ समझौता नहीं हुआ है और यही गुट हाल ही के दिनों में ज्यादा हिंसा फैलाने का जिम्मेदार रहा है। 31 जनवरी 1980 इसाक चिशी सू, थुइंगलेंग मुइवा
और एसएस खपलांग की अगुवाई में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी एनएससीएन की स्थापना हुई। एनएससीएन के गठन के बाद नगा आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ लिया। इसके 5 साल पहले भारत सरकार और नगा विद्रोहियों के बीच शिलांग समझौते के बाद लग रहा था कि समस्या सुलझ गई है, लेकिन 1980 में एनएससीएन ने शिलांग समझौते को ही खारिज कर दिया। 140 सदस्यों के साथ जब 3 बड़े नेताओं ने सरकार का विरोध शुरू किया तो उसके बाद लगातार कई हिंसक झड़पें देखी गईं। एनएससीएन पूर्वोत्तर राज्यों में पैर फैलाता गया। संगठन की वही पुरानी मांग थी, नागालैंड का गठन यानी ग्रेटर नागालैंड, या जिन इलाकों में नगा आबादी है उनको मिलाकर एक अलग देश बनाना। पहले तो आजाद नागालैंड के लिए, इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए लड़ रहा था। उसको नागालैंड स्टेट तो है ही, वो चाहता था आज़ाद एकदम इंडिपेंडेंट नागालैंड। तो ये चीज़ बंद हो गया, अभी मेन स्ट्रीम में आ गया। जस्ट लाइक अनदर स्टेट, जैसे नागालैंड स्टेट है, दे कैन गो फॉर द इलेक्शन। वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर सकता है, जीत भी जा सकता है, मंत्री भी बन सकता है। तो ये सोल्यूशन मेन स्ट्रीम में आ गया। धीरे धीरे एनएससीएन के भीतर भी टकराव होने लगा। आखिरकार एसएस खपलांग ने 1988 में अलग गुट बना लिया, एनएससीएन खपलांग यानी एनएससीएन के। इसके बाद पुराना एनएससीएन आईएम हो गया। आईएम यानी इसाक चिशी सू के नाम से आई और थ्विंगलिंग मुइवा के नाम से एम को मिलाकर इस गुट का नामकरण हुआ। इसके बाद खपलांग और आईएम गुट अलग अलग तरीके से ग्रेटर नागालैंड की लड़ाई लड़ते रहे। खपलांग ने अपना मुख्यालय म्यांमार में बना लिया और आईएम भारतीय सीमा के भीतर संघर्ष करता रहा। उनमें एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा था नागालैंड में। जब तक ये समझौता ना हो जाता है तो उसका क्या पैरेलल गवर्नमेंट, हर महीना का 1 से 5 तारीख में ये लोग जाता था, जितना भी दफ्तर है, सरकारी हो बेसरकारी हो, वहाँ भी जाके वो कलेक्शन करता था। 10% सैलरी आपको जितना भी होगा उसको चार्ट पूरा उसका पास आ जाता था, ये पैसा देना पड़ेगा। देवर रनिंग ए पैरेलल गवर्नमेंट इन नागालैंड एंटायर एरिया। खाली नागालैंड में नहीं, ये मणिपुर में भी कर रहा था। तो मणिपुर में 3 डिस्ट्रिक्ट है, चेंडल डिस्ट्रिक्ट है, उखरुल है, सेनापति है, इसमें नागा डोमिनेटेड एरियाज है। इस वक्त नगा विद्रोहियों का सबसे बड़ा संगठन एनएससीएन आईएम है, लिहाजा शांति समझौतों में भी सरकार ने सबसे ज्यादा तवज्जो इसी को दी। हालांकि नागालिम की मांग बहुत पहले की है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अंगामी जापू फिजो की अगुवाई में नगा नेशनल काउंसिल यानी एनएससी ने विद्रोह किया। एनएससी ने ग्रेटर नागालैंड को भारत से अलग करने की मांग की। जनमत संग्रह के जरिए एनएससी ने दावा किया कि 99% नगा आबादी अलग देश के पक्ष में है। उसने 1952 के पहले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। इसके बाद शुरू हुआ हिंसक झड़पों का अंतहीन सिलसिला। फिजो ने भूमिगत रहकर समानांतर सरकार बना ली। 1955 में जब भारतीय सेना ने एनएससी के खिलाफ अभियान चलाया तो फिजो जान बचाकर पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर लंदन भाग गया। 1957 में सैन्य अभियान के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1958 में इन इलाकों में आफ्सपा घोषित कर दिया गया। इसके बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। लेकिन ग्रेटर नागालैंड जो है उसके बारे में मणिपुर में असर पड़ेगा। 3 जिला मांग रहा है, वो खाली 3 जिला नहीं, आसाम में भी ये नागालैंड अटैक किया था। एक बार नागा पीपुल के इनसाइड आसाम, तो बहुत हंगामा किया, बहुत आदमी मर भी गया। वहाँ पे गोलाघाट है असम का, गोलाघाट जो है, गोलाघाट में मेराबाड़ी एक है। ये दोनों जगह में ये लोग बहुत बड़ा हंगामा किया था, गोलाघाट मेरापानी। बीते कुछ साल में एनएससीएन आईएम ने हालांकि किसी बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन नगा विद्रोहियों के सबसे बड़ा संगठन होने के नाते सरकार को अब उम्मीद है कि अतीत की गर्द धीरे धीरे बैठ जाएगी। अनु दीवान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और नगा विद्रोहियों के साथ शांति की पहल भी उतनी ही पुरानी है जितना ये संघर्ष। वक्त वक्त पर अलग अलग धड़ों के साथ बातचीत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन पूरी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ताजा समझौता ऐतिहासिक तो है, लेकिन ये दावा अब भी नहीं किया जा सकता कि इससे शांति पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। नागालैंड की मांग करने वाले संगठनों की तादाद दर्जन भर से ज्यादा है। एनएससीएन आईएम इसमें सबसे बड़ा गुट है, लिहाजा 3 अगस्त को केंद्र सरकार और इस संगठन के बीच हुए शांति समझौते से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अतीत के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो आजादी से पहले जून 1947 में नगा अकबर हैदरी समझौता हुआ। ये समझौता नगा नेशनल कन्वेंशन और असम के राज्यपाल के बीच हुआ। समझौते में कहा गया कि नगा को अपने मुताबिक रहने की आजादी होगी। जुलाई 1960 में 16 सूत्री करार हुआ। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून तब तक नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा बहुमत से मंजूरी न दे दे
1964 में नगा विद्रोहियों और सरकार के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ। इसके बाद भूमिगत लड़ाके और भारतीय सेना के बीच शांति की पहल हुई। ऐसी कोशिशें लगातार जारी रहीं। सरकारें जो पहले वाली सरकारें थी वो कामयाब क्यों नहीं हो पाई, उसका एक रीज़न ये था कि जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था और एजेंसियों का, जैसे होम मिनिस्ट्री अपनी लाइन बोलती थी और जो आर्मी थी उनकी अपनी अप्रोच थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी लाइन लगाते थे और RAW अपनी लाइन पे चलते थे। 1963 में अलग राज्य बनने से पहले नागालैंड के साथ कई शांति वार्ताएं हुई। असल में आजादी के वक्त भी जवाहरलाल नेहरू ने नगा विद्रोहियों को आश्वासन दिया था कि अगर वो भारत में शामिल होते हैं तो उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाएगा। लेकिन 1975 में शिलांग समझौता मील का पत्थर था। इस समझौते में नगा की समानांतर सरकार के साथ केंद्र सरकार ने करार किया। समझौते के मुताबिक नगा विद्रोही भारतीय संविधान का पालन करेंगे। बाद में इस समझौते से नगा नेताओं ने हाथ खींच लिए। देखिए, पहले तो बहुत पल जब इंडिपेंडेंस जो हुआ, हमारा देश का आज़ादी हुआ, उस टाइम में देखा गया जो जब सारा इंडिया आज़ादी हो गया सब फ्लैग इंडियन फ्लैग लगा दिया, लेकिन इसका इंडियन फ्लैग नहीं था। वो यूनियन जैक जो है ना वो उठा दिया था, ब्रिटिश का फ्लैग उठा था। वो बोलता हम इंडिया के साथ नहीं आए, वी आर क्रिश्चियन एंड विल गो टू इंग्लैंड। वो जगह बोलता है हम ब्रिटिश के अंडर में रहेंगे। तो ये चीज़ तो था, वो बहुत लड़ाई चढ़ाई किया था, वो लोगों ने हंगामा किया था। धीरे धीरे ये चीज़ से आगे आगे बढ़ते बढ़ते इतना तक आ गया। 1990 के दशक में जब NSCN-IM इकलौते बड़े संगठन के रूप में नागालैंड में उभरा तो सरकार ने इससे बातचीत की प्रक्रिया तेज कर दी। जून 1995 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव मुइया से मिलने पेरिस गए। इसके बाद बातचीत की प्रक्रिया लगातार जारी रही। HD देवगौड़ा ने भी इस दिशा में शिद्दत से पहल की और आखिरकार 1997 में NSCN-IM और भारत सरकार के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। कितने प्रधानमंत्रियों को मिल चुके हैं नागा लीडर्स। सबसे पहले नरसिम्हा राव से मिले थे 1995 में, मगर वो अब बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि सरकार बदल गई। फिर वो मिस्टर देवेगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो मिले। जब तक सीज फायर साइन करने की नौबत आई तब वो भी बदल दिए गए। फिर इंद्र कुमार गुजराल बने, उनके टाइम पे ये सीज फायर साइन हुआ। NSCN से अलग हुए SS खपलांग की अगुवाई वाले गुट के साथ सरकार ने बातचीत में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। फिर भी 2000 में सरकार और इस संगठन के बीच शांति वार्ता हुई। छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो NSCN खपलांग गुट भी अब तक खामोश था। लेकिन बीते मई महीने में सेना के 18 जवानों की हत्या करने के बाद NSCN खपलांग ने शांति प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। इस लिहाज से NSCN-IM के साथ हुए करार को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि NSCN खपलांग को छोड़ दें तो चुनौती अब छोटे संगठनों की तरफ से ही रह गई है। अनु दीवान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। नागालैंड में कई जनजातियां रहती हैं जिनकी बहुरंगी संस्कृति इसे देश और दुनिया में अलग पहचान दिलाती हैं। आधुनिकता के साथ परंपराओं का संगम नागालैंड की संस्कृति की विशेषता है। नागालैंड की अनोखी जीवन शैली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मुरीद हैं। विशेष में जाते जाते आपको रूबरू कराते हैं नागालैंड की संस्कृति से। नमस्कार। खूबसूरत पहाड़ियां, आंखों से दिल में उतर जाने वाले एक से बढ़कर एक कुदरती नजारे। नागालैंड को पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड यूं ही नहीं कहा जाता। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो नगा लोग खुद के लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे। कहीं न कहीं ये अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का ही हिस्सा था, जिसके चलते नगा लोगों के मन में अलगाव के बीज पनपे। आजादी के बाद 1957 में नागालैंड को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और ये पूरा इलाका नगा हिल्स तुएल सांग कहलाने लगा। इसके प्रशासन का जिम्मा असम के तत्कालीन राज्यपाल को दिया गया, लेकिन वो प्रशासन नगा आवाम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और असंतोष पनपने लगा। ऐसे हालात में 1961 में इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और नाम मिला नागालैंड। 1 दिसंबर को इसकी राजधानी बनी। नागालैंड देश का पहला राज्य था जिसे असम से निकालकर अलग राज्य का दर्जा मिला। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड औपचारिक रूप से देश का 16वां राज्य बना। कोहिमा इसकी राजधानी बनी। नागालैंड की जनजातियों की जीवन शैली में संगीत और नृत्य रचा बसा है। मौका खुशी का हो या गम का, नागालैंड की जनजातियां हर मौके पर इनका सहारा लेती हैं। प्रेम, उदारता, सौंदर्य, साहस और वीरता का बखान करने वाले लोकगीत और लोक कथाएं यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं।
नागालैंड में मुख्य रूप से 16 जनजातियां पाई जाती हैं। इसमें अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खियामनियुंगन, कुकी, कोन्याक, लोथा, फॉर्म, पोचुरी, जेलियांग आदि हैं। सेकरेनी, माउत्सु, तोक एमुंगा और तुलनी यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। नागा समाज में महिलाओं को बेहद ऊंचा दर्जा हासिल है। My relationship with the Northeast has been deep. I have traveled to Nagaland on many occasions. I have been deeply impressed by the rich and diverse culture and the unique way of life of the Naga people. It makes not only our nation but also the world a more beautiful place. नगा संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागालैंड की संस्कृति से बेहद प्रभावित हैं। वहीं वो नगा जनजातियों के ग्राम प्रशासन के तौर तरीकों को पूरी दुनिया के लिए मिसाल मानते हैं। The Naga courage and commitment are legendary. Equally, they represent the highest levels of humanism. Their system of village administration and grassroots democracy should be an inspiration for the rest of the country. The respect for the infirm and elders, the status of women in society, sensitivity to Mother Nature, and the emphasis on social equality. भारत और कोरिया के बीच नए व्यापार समझौते के बाद नागालैंड के नौजवानों पर कोरियाई संस्कृति का असर देखने को मिल रहा है, तो कोरियाई कंपनियां भी यहां निवेश के लिए इच्छा जता रही हैं। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।